स्टार्ट करें फिर। स्टार्ट कर लीजिए। हाँ, क्योंकि ऐसे देखो ये लोग तो धीमे धीमे आते ही रहेंगे, इन लोग का क्या बताऊँ मैं। 5 मिनट हो गए, मतलब इतने कम स्टूडेंट्स आते नहीं हैं जल्दी से। आज कुछ है क्या वैसे प्लेसमेंट वगैरह का कुछ? नहीं मैम। नहीं है तो फिर तो आना चाहिए ना टाइम से। सिलेब छोड़ो, अननेसेसरी इन लोग का क्या ही वेट करें। इनफैक्ट मैं तो बस अब जब इन लोग को एंट्री नहीं मिलेगी ना तब समझ में आएगा। देखो हम लोग नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट 2 है एसिम्प्टोटिक इक्यू पार्टीशन प्रॉपर्टी। आवाज़ आ रही है ना सही से? इसको हम लोग शॉर्ट में Yes, AEP ma'am. भी बोलते हैं। देखो इसमें है क्या चीज़, ये एसिम्प्टोटिक इक्यू पार्टीशन प्रॉपर्टी AEP, ये जो वर्ड है, ये यही कॉन्सेप्ट जो है, ये सबसे पहली बात किसके लिए अप्लाई है? लार्ज नंबर्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स के लिए। लार्ज नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स के लिए ये एप्लीकेबल है। एक मिनट स्पॉटलाइट से बिल्कुल बनाते हैं। लार्ज नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स के लिए एप्लीकेबल है। अब इसका क्या मतलब है लार्ज नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स का? देखो जैसे हम लोग क्या करते थे यूनिट 1 में अगर पढ़ा हो कि कोई सोर्स, हम लोग मेमोरी लेस सोर्स कोई हम लोग लेते थे, उससे हम लोग कहते थे कि कुछ सिंबल्स एमिट हो रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते थे कि उन मान लो x1 जनरेट हो रहा है, x2 जनरेट हो रहा है, ऐसे करके अलग अलग सिंबल्स जनरेट हो रहे थे। तो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल एक सिंगल होता था, एक सिंगल रैंडम वेरिएबल होता था जो x1 वैल्यू भी अज्यूम कर सकता था, x2 वैल्यू भी अज्यूम कर सकता था, और ऐसे जितने सिंबल्स जनरेट हो रहे थे उनमें से कोई भी वो वैल्यू अज्यूम कर सकता था, ठीक है। ये था हमारा जब हमने एक सिंगल रैंडम वेरिएबल लिया, ठीक है। इसीलिए जब इसके लिए एंट्रोपी की बात आती थी निकालने के लिए, तो हम लोग सिर्फ h ऑफ x लिख करके वो समेशन वाला फॉर्मूला लगाते थे और हम निकाल लेते थे एंट्रोपी। तो यहाँ पर वेरिएबल कितना दिख रहा है? एक सिंगल वेरिएबल x ही दिख रहा है ना। ऐसे ही x से बढ़कर के हम लोग दो रैंडम वेरिएबल पर गए, जहां पर हम लोग x1 और x2 दो रैंडम वेरिएबल्स की बात करने लग गए। या तो x1 x2 कह दो, या फिर x y कह दो। जहां पे x जो हम ट्रांसमिट करते थे सिंबल वो हुआ करता था, और y जो रिसीव होता था उसको बोलते थे। समझ में आ रही है ये बात क्लास? ये समझ में आ रहा है हम क्या बता रहे हैं? रिस्पॉन्स करो। Yes, ma'am. हाँ, मतलब ये चीज समझ में आनी चाहिए कि ये पहले हम लोग एक रैंडम वेरिएबल को लेकर के बात करते थे, तो सिर्फ एक सिंगल एक्स रैंडम वेरिएबल होता था। धीरे धीरे फिर हम लोग मूव करे दो रैंडम वेरिएबल्स की तरफ, जिसमें एक हमारा ट्रांसमिटेड सिंबल्स हुआ करता था, जो हम ट्रांसमिट करते थे सिंबल्स x1 x2 x3 ऐसे, और एक तरफ हमारे रिसीव्ड सिंबल्स की सारी बात होती थी, ठीक है, जिसमें y1 y2 y3 y4 होता था। तो दो यहाँ पर अब रैंडम वेरिएबल्स आ गए। तो अब चाहे जॉइंट एंट्रोपी निकालना हो या इंफॉर्मेशन निकालना हो, तो अब दो सिंबल्स के बीच में हम लोग फिर करना स्टार्ट कर दिए थे। एक से हम लोग दो रैंडम वेरिएबल्स को डील करना देखे थे, फिर उसके बाद हम लोगों ने n नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स को भी देखा था, जब हम लोगों ने एंट्रोपी या म्यूचुअल इंफॉर्मेशन का एक फॉर्मूला निकाला था x1, x2 ऐसे करते करते अप टू xn। हम लोगों ने ये भी डेरिवेशन करा हुआ है n नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स के लिए, n रैंडम वेरिएबल्स के लिए। तो इस तरीके से एक रैंडम वेरिएबल से बढ़कर के दो रैंडम वेरिएबल का केस भी देखा, और दो रैंडम वेरिएबल से बढ़कर के n रैंडम वेरिएबल्स का भी हम लोग केस देखे हुए हैं यूनिट 1 में, ठीक है। यहाँ पर अब क्या डिफरेंस आ जाता है उन सब से? यहाँ पे बस इतना डिफरेंस आ जाता है कि अगर ये n की वैल्यू
बहुत लार्ज है, एक्सट्रीमली लार्ज, मतलब काफी लार्ज है अगर इस n की वैल्यू, और हम लोग अज्यूम ऐसा करते हैं कि ये टेंड्स टू है इन्फिनिटी। अगर ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है ये n की वैल्यू, मतलब नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, तो वहां पर ये हम लार्ज नंबर्स का एक लॉ आ जाता है, वहां पर लार्ज नंबर्स का लॉ लगने लग जाता है, और वो इन नॉर्मल जो यूनिट 1 में हम लोगों ने पढ़ी थी सारे कॉन्सेप्ट, उनसे थोड़ा सा अलग हो जाता है। और उसी के लिए यहाँ पर ये नया एक टर्म आया है, एसिम्प्टोटिक इक्विपार्टीशन प्रॉपर्टीज। ठीक है, लॉ यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। जब लार्ज नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स एमिट होंगे या कंसीडर करेंगे हम, तो वहां पर हमें लार्ज नंबर्स का लॉ लगाना पड़ेगा, और वहीं पर ये असिम्प्टोटिक इक्विपार्टीशन की बात आ जाती है। कुछ समझ में आया कि हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं? रिस्पॉन्स करो, जल्दी जल्दी करा करो। क्लास आवाज नहीं आ मैम रही है। हम हाँ लोग एक एक रैंडम वेरिएबल के जगह पे कई सारे रैंडम वेरिएबल्स को कंसिडर करके फिर काम हाँ करेंगे। हाँ, और कई सारे रैंडम वेरिएबल्स जो है ना उसमें नंबर काफी लार्ज है, वो कई सारे का मतलब है कि काफी लार्ज नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स को हम डील करेंगे, और मतलब ऐसा अज्यूम करेंगे कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोगों ने नाम दिया है असिम्प्टोटिक इक्विपार्टीशन प्रॉपर्टी। और ये जो लॉ है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, द लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स स्टेट्स दैट फॉर इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स, ये जो एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 1/n समेशन i इक्वल टू 1 to n xi इज क्लोज टू इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ex। अब यहाँ पर ये सब तो हो सकता है कि थोड़ा समझ में कम आए कि ये क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को ना जो बोला हुआ है इसको ही अजम्पशन बस मान करके ये चलना पड़ेगा। एक मिनट रुको। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, पहला एक टर्म आया है यहाँ पर IID। ये क्या चीज है? IID का फुल फॉर्म देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली और डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, पहले का है इंडिपेंडेंट। अब इसका क्या मतलब है, मान लो कोई सोर्स है, ठीक है, वो बहुत n नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स निकाल रहा है, और n जो है वो बहुत लार्ज वैल्यू है। अब वो कह रहा है कि जो आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स का ये मतलब है कि जितने रैंडम वेरिएबल्स जनरेट हो रहे हैं वो सारे के सारे आपस में पहली बात इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, पहले आई का मतलब है इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या पढ़ा था, अगर दो रैंडम वेरिएबल्स x और y आपस में इंडिपेंडेंट होते थे तो उनकी जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी हम निकालते थे वो क्या हो जाता था, px इंटू py, दोनों के इंडिविजुअल मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज का मल्टीप्लीकेशन। याद है ना? और अगर इंडिपेंडेंट नहीं होते थे तब ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होता था। ठीक है, ये चीज ध्यान है सबको? रिस्पॉन्स करो जल्दी, बोला करो भाई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या समझाया, पहली चीज कि अगर n नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स जनरेट, मतलब हमने लिए हैं, कंसीडर करे हैं n नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, तो वो सारे के सारे रैंडम वेरिएबल्स पहली चीज आपस में इंडिपेंडेंट होने चाहिए, पहला। फिर उसके बाद आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, आइडेंटिकल होने चाहिए। आइडेंटिकल का मतलब क्या है कि सेम सोर्स से जनरेट होने चाहिए। अगर कोई मतलब सिंबल्स अगर से एक ही सोर्स से जनरेट हो रहे हैं तो उसको बोला जाता है कि वो आइडेंटिकल होंगे आपस में। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्स वाला नहीं होना चाहिए कि हम लोग ने एक सोर्स 1 से कुछ रैंडम वेरिएबल्स कंसीडर कर लिए फिर सोर्स 2 से कर लिए, नहीं, एक सिंगल सोर्स से ही ये सारे के सारे रैंडम वेरिएबल्स अगर जनरेट होंगे
तो उनको कहा जाएगा कि ये आइडेंटिकल है। इंडिपेंडेंट हो गया, आइडेंटिकल हो गया। और डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब यहाँ पर ये है कि जब इतने लार्ज अमाउंट में जब रैंडम वेरिएबल्स जनरेट हो रहे हैं तो हम इनके जनरेट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट इक्वल मान करके चलते हैं। ये सारे इक्यू प्रोबेबल हैं। आई बात समझ में ये चीज कि पहली चीज डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बराबर बराबर हर एक रैंडम वेरिएबल की जो प्रोबेबिलिटी है आपस में सबकी बराबर है, सबकी इक्वल प्रोबेबिलिटी है जनरेट होने की। तो इंडिपेंडेंट होने चाहिए सारे आपस में रैंडम वेरिएबल्स, आइडेंटिकल मतलब सेम सोर्स से होने चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब हो गया कि सब आपस में इक्वल प्रोबेबिलिटी वाले होने चाहिए, इक्वल लाइकली जिसको बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आईआईडी के बारे में? जल्दी बताओ पहले। यस मैम, हो गया। ठीक है, आईआईडी अब इसका फुल फॉर्म भी एकदम याद हो जाना चाहिए अब सबको, क्योंकि ये मतलब उसमें एमसीक्यू टाइप में भी आ सकता है। अगला देखो, तो हम पहली बात लार्ज नंबर्स का लॉ कंसीडर कर रहे हैं। तो लार्ज रैंडम वेरिएबल्स जब जनरेट होते हैं और वो सारे आपस में आईआईडी टाइप के हैं रैंडम वेरिएबल्स, तो क्या होता है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है 1/n समेशन आई इक्वल टू 1 to n xi, इसको हम लोग किसके बराबर मान सकते हैं? e ऑफ x के बराबर इसको हम लोग ले सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? इज क्लोज टू इट, क्लोज है एकदम इक्वल नहीं है, इज क्लोज टू इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, फॉर लार्ज नंबर ऑफ n, ये जरूर साथ में लिखा हुआ है कि जब n की वैल्यू लार्ज होगी ना तब ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ex हो सकता है। अब देखो इसको याद करने का तरीका हम तुम लोगों को बता रहे हैं, कैसे याद कर सकते हो भाई। देखो ये है समेशन, इतना पोर्शन तो है सारे रैंडम वेरिएबल्स का एडिशन। एवरेज कैसे निकलता है? सबका एडिशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। तो ये इतना पोर्शन तो हमें एडिशन दे रहा है, और डिवाइड हमने इसको किससे कर दिया? टोटल नंबर से कर दिया, जितने भी रैंडम वेरिएबल्स उनके नंबर से। तो ये क्या आ गया? एक तरीके से ये पूरी की पूरी क्वांटिटी हमें एवरेज बता रही है। और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन का मतलब ही होता है एवरेज। तो ये फॉर्मूला याद हो पाएगा? हो जाएगा? जल्दी बताओ। यस मैम। और एक दूसरा शॉर्टकट है समेशन, एक 1/n समेशन i इक्वल्स टू 1 to n, इस पूरी क्वांटिटी को e मान लो। ये क्वांटिटी पूरी e के बराबर है और xi को जनरलाइज करके बस x लिख दिया है। ठीक है, तो एक ये भी ध्यान रखना कि इतनी क्वांटिटी को हम लोग e लिख सकते हैं। ठीक है, पहली चीज एक ये याद रखना, और एक ये तो याद करने का तरीका मैंने बता दिया, समेशन अपॉन जो भी नंबर आया है, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये पहली चीज ये बताती है लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। एक और दूसरा पॉइंट है वो भी कहता है लार्ज नंबर्स क्या है, द AEP स्टेट्स दैट। अब जब ये जो असिम्प्टोटिक इक्विपार्टीशन प्रॉपर्टी है ये क्या बता रही है, ये 1/n log 1 अपॉन p x1 x2 ये जो भी है इज क्लोज टू एंट्रोपी। और जहां पर ये सारे जितने भी x1 x2 xn करके जो रैंडम वेरिएबल्स लिए गए हैं, हम बार बार कह रहे हैं हम आईआईडी टाइप का अज्यूम करेंगे। चलो फिर से लिख करके बताते हैं, 1/n log 1 अपॉन कोई प्रोबेबिलिटी p ऑफ x1 x2 अप टू xn। ठीक है, और वो कह रहा है कि ये पूरी की पूरी क्वांटिटी किसके क्लोज है? एंट्रोपी के क्लोज है व्हेन n इज लार्ज नंबर, n इज अ लार्ज नंबर। और ये जितने भी रैंडम वेरिएबल्स हैं ये सारे के सारे आईआईडी टाइप के हैं। ठीक है, अब देखो इसको कैसे हम लोग याद कर सकते हैं, इसको भी हम तरीका बता दे रहे हैं। इंफॉर्मेशन का फॉर्मूला पढ़ा है ना सबने? इंफॉर्मेशन का फॉर्मूला जो हम लोग ने शुरू से पढ़ा है यूनिट 1 से, वो कोई बता पाएगा क्या होता है? जल्दी से बताओ इंफॉर्मेशन का फॉर्मूला। अरे क्लास,
अरे बोलो भाई, इंफॉर्मेशन का फॉर्मूला जल्दी से बताओ। लॉग क्या होता है आगे? मोहित, मोहित भी है ना क्लास में? जरा बताओ इंफॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या होता है। मैं अगर जिससे पूछूं उसको तुरंत फिर अपना माइक अनम्यूट करना है और बताना है। क्लास क्या बात है, क्या तुम लोग को आंसर नहीं देना है? सिद्धांत, मैम log to 1/p माइनस लॉग बेस 2 पी एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। क्या तुम लोग क्या गूगल करके देख रहे हो क्या? नहीं मैम, दोनों हो सकते हैं ना, लॉग बेस 2 पी एक्स 1/px, या फिर माइनस लगा के उसको नहीं वो तो ऊपर कर ठीक दिया है, जाए। वो ठीक बता रहे, लेकिन मैंने जिस तरीके से तुम लोगों को याद करवाया है उसका मैं बता रही हूँ कि log 1/p/2 हमेशा मैंने ऐसे ही बताया था, इसलिए मुझे थोड़ा सा लगा कि लग रहा है सर्च करके बता रहे हो। log 1/p/2 ये होता है इंफॉर्मेशन का फॉर्मूला। और एंट्रोपी क्या होती है अगर कोई को ध्यान हो? एवरेज इंफॉर्मेशन। एवरेज कैसे कोई चीज का निकल सकता है? log 1 जैसे यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है log 1/x1 x2 अप टू xn, तो एक तरीके से ये यहाँ पर 1/प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है। और अगर हम n नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स के लिए ये प्रोबेबिलिटी लिखी, इंफॉर्मेशन का पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है। हमें अगर एवरेज लेना हो तो बस हम क्या कर दें, 1/n कर दें, टोटल जितने भी नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स हैं उससे इसको डिवाइड कर दें अगर, तो ये क्लोज टू हमें एंट्रोपी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बताओ। 1/n से आ गया एवरेज, और ये log 1/p, ये पूरी इतनी चीज हो गई इंफॉर्मेशन। तो एवरेज इन्फो आ गई कि नहीं आ गई? बताओ, ये समझ में आया? हाँ, तो ये h के जी बराबर हो पाएगा नहीं हो पाएगा एंट्रोपी के बराबर? ये क्लियर है? यस मैम। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो फॉर्मूला है 1/n, ये पूरा का पूरा एंट्रोपी के क्लोज है। जब पहली चीज, ये सारे के सारे आईआईडी टाइप के रैंडम वेरिएबल्स होने चाहिए, n की वैल्यू लार्ज होनी चाहिए। और एक चीज कि अभी तक हम लोग क्या करते थे, 1/px लिख दिया केवल, तो मतलब एक सिंगल रैंडम वेरिएबल में कितनी इंफॉर्मेशन है वो उस तरीके से लिख दिया। यहाँ पर देखो हम लोगों ने x1 x2 ऐसे करके n नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स के लिए ये जो प्रोबेबिलिटी लिखी है, इसका ये मतलब है कि ये देखो, ये पर्टिकुलर सीक्वेंस जब जनरेट होगा, इस सीक्वेंस को ऑब्जर्व करने की ये प्रोबेबिलिटी है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये जो प्रोबेबिलिटी है p ऑफ x1 x2 xn, ये इस सीक्वेंस को, पर्टिकुलर इसी सीक्वेंस को ऑब्जर्व करने की प्रोबेबिलिटी, मतलब ये सीक्वेंस के जनरेट होने की ये प्रोबेबिलिटी है कि x1 x2 और xn ये जनरेट हो एक बार में। ठीक है, तो इस सीक्वेंस को ऑब्जर्व करने की ये पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी है। फिर उसके बाद एक डेरिवेशन बता दे रहे हैं। देखो, ये जो थ्योरम लिखी हुई है 3.1.1, इस थ्योरम को हम लोगों को प्रूव करना है। ये थ्योरम क्या बता रही है कि अगर हम असिम्प्टोटिक इक्विपार्टीशन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, अगर हम x1 x2 अप टू xn कोई आईआईडी टाइप के रैंडम वेरिएबल्स ले रहे हैं, ठीक है, तो हमको ये प्रूव करना है
कि ये जो क्वांटिटी है, मतलब देखो माइनस आ गया है पहले, तो इसको log 1 अपॉन भी मान सकते हो, ठीक है, माइनस को अगर आगे से हटा दें तो माइनस अगर आगे से हट गया तो 1 अपॉन एन log 1 अपॉन पी x1 x2 अप टू xn, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी किसके बराबर होगी, एच एक्स के बराबर, मतलब एंट्रोपी के बराबर होगी। अभी देखो हम लोगों ने यही पढ़ा, लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स का दूसरा रूल, ठीक है। और मैम कुछ लोग को एंट्री दे दीजिए मैम, वेट कर रहे हैं। एक बस दिखा रहा है, तो हमें यही चीज प्रूव करनी है कि ये जो एवरेज इंफॉर्मेशन का ये जो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा, ये एच ऑफ एक्स के बराबर है। तो देखो इसके डेरिवेशन में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, फंक्शंस ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स आर आल्सो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स। हमने क्या पढ़ा, आईआईडी टाइप का रैंडम वेरिएबल होना चाहिए ना। अगर मान लो कोई रैंडम वेरिएबल है एक्स, वो आईआईडी टाइप का है, तो इसका अगर कोई फंक्शन आएगा, अगर हम इसका कोई फंक्शन भी बना दें तो वो भी आईआईडी टाइप का होगा। यहाँ पर ये कहने का मतलब है, अगर मान लो इफ दिस रैंडम वेरिएबल इज ऑफ आईआईडी टाइप, ऐसे देखो लिखा है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, आई का पहला ही, आई का मतलब इंडिपेंडेंट ही है, कि अगर कोई रैंडम वेरिएबल खुद में इंडिपेंडेंट है तो उसका जो फंक्शन बनेगा, जैसे कि ये दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है, वो भी इंडिपेंडेंट ही होगा, मतलब वो भी आईआईडी होगा। पहली चीज ये समझनी है। तो इससे ये समझ में आ गया कि लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल पे अप्लाई हो रहा था, वो लॉ ऑफ लार्ज नंबर आप फंक्शन पर भी अप्लाई कर सकते हैं उसके, क्योंकि फंक्शन भी आईआईडी है ना। इसलिए लिखा हुआ है 10 सिंस द xi आर आईआईडी, तो जो उसका लॉग, अब देखो फंक्शन बन गया, xi का जो ये फंक्शन बन गया लॉग लेकर के, वो भी आईआईडी होगा, है ना। ये चीज समझ में आई हम क्या बता रहे हैं, यस मैम। ठीक है। अगर xi हमारा आईआईडी टाइप का था वेरिएबल, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल था, तो ये जो लॉग p ऑफ xi आ गया, ये इसका फंक्शन हो गया, तो ये भी आईआईडी होगा। बस ये समझना था यहाँ पर। अब देखो, अब क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर ये माइनस, हम लोगों ने एलएचएस वाला पूरा पोर्शन ले लिया, -1/n log p x1 प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 x2 अप टू xn, ठीक है, ये एलएचएस हम लोगों ने लिया। अब देखो इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोगों ने लिख दिया -1/n समेशन, देखो यहाँ पर क्या है, सारी आई से लेकर आई की वैल्यू अगर हम 1 to n वेरी करा दें, तो सारे रैंडम वेरिएबल्स की जो प्रोबेबिलिटी है इसको हम समेशन के फॉर्म में हमने लिख दिया, log p ऑफ xi जनरलाइज करके। यहाँ पर इन्होंने ऐसे खोल कर लिखा हुआ था, हम लोगों ने इसको इस तरीके से लिख दिया, ऐसे लिख सकते हैं। और देखो अभी हमने क्या बताया था कि 1/n समेशन i इक्वल टू 1 to n, इसको हम लोग e लिख सकते हैं। तो देखो माइनस का माइनस उतर गया, इतने पार्ट को हम लोग ने e लिख दिया, और log px एज इट इज उतर गया, तो ये क्या आ गया, -e log px, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को अगर देखो ध्यान से, -e log px मैं इधर लिख रही हूँ, -e log px, अगर इसको ध्यान से देखो तो माइनस अगर साइन हटा दें तो e log 1/px आ गया, ठीक है। यस ये log px क्या है, इंफॉर्मेशन है, और e का मतलब क्या है, एवरेज। तो देखो एवरेज इंफॉर्मेशन का क्या फिर मतलब हो गया, एंट्रोपी। तो बस एंट्रोपी। एक इन जनरल इसको हम लोगों ने बस hx लिख दिया, ठीक है। सिर्फ ये इतना छोटा सा ही डेरिवेशन है, इसमें कुछ और ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। बस ध्यान कहाँ से देना था, तो सॉरी रेजर एक बार ले, ध्यान सिर्फ इतना देना था कि ये जो पहला जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट करा है कि LHS लेना है और LHS को कैसे समेशन में कन्वर्ट कर देना है, बस इतना सा काम करना है यहाँ पर, -1/n log, क्योंकि देखो ये एक तरीके से
ये क्या चीज दिखा रहा है, ये अगर हम लोगों ने इस पूरे को एक रैंडम वेरिएबल IID रैंडम वेरिएबल मान लिया है तो ये क्या चीज है, उसका 1/n ही तो है। अभी पहला जो हम लोग ने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी AEP की, वो क्या देखी थी, 1/n, और यहाँ पर था समेशन i इक्वल टू 1 to n और xi, ऐसे था ना। इसको हम लोगों ने क्या कहा था कि किसके बराबर लिख सकते हैं, e ऑफ x के बराबर लिख सकते हैं ना। तो देखो ये एक तरीके से एक्सपेक्टेशन हो गया रैंडम वेरिएबल्स का। तो ये यहाँ पर लॉग से लेकर के पूरी क्वांटिटी रैंडम वेरिएबल, इसको कोई z मान लो, तो ये क्या लिखा हुआ है, 1/n z ही तो लिखा हुआ है एक तरीके से। तो रैंडम वेरिएबल का एवरेज ही तो लिखा हुआ है। तो रैंडम वेरिएबल के एवरेज को हम लोग इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं, समेशन के फॉर्म में 1/n लिख दो, तो माइनस की जगह माइनस आ गया, ठीक है। और फिर उसके बाद 1/n लिख दिया और फिर समेशन लिख करके रैंडम वेरिएबल लिख दिया। तो रैंडम वेरिएबल यहाँ पे लॉग वाला था, बस इतना ध्यान रखना है। ये डेरिवेशन क्लियर हुआ क्लास की नहीं हुआ? यस मैम क्लियर है। हाँ, बस बस ये थोड़ा थोड़ा यही सब चीजें बस समझनी है, इसमें पूरी यूनिट बस इसी तरीके से है। लेकिन थोड़ा सा इसीलिए इसको हमने लास्ट में पढ़ाना स्टार्ट करा, ताकि ज़्यादा अभी थोड़ा टाइम लगेगा समझने में इसको। इजी वाला इसीलिए पहले करा दिया था। चलो अब टिपिकल सेट की बात आती है। टिपिकल सेट बता दे रहे हैं क्या होता है, थोड़ा सा टिपिकल सेट के बारे में बता दे रहे हैं। नीचे से स्टार्ट है क्या, यही पर है। देखो एक अब नया आ रहा है टर्म, टिपिकल सेट। ये टिपिकल सेट क्या होता है, अभी हमने बताया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस के फॉर्म में ले रहे हैं पूरे के। जैसे हम लोगों ने पहला ऊपर एक जो सीक्वेंस लिया था x1 x2 अप टू xn, ऐसे करके जो हम लोगों ने एक सीक्वेंस लिया था और कहा था कि इसको ऑब्जर्व करने की प्रोबेबिलिटी वो थी p ऑफ x1 x2। तो ऐसे ही एक सेट है, मान लो एक सोर्स है जो कि बहुत सारे वही n नंबर ऑफ IID टाइप के रैंडम वेरिएबल्स अगर वो एक तरीके से एमिट कर रहा है, तो वो जितना भी रैंडम वेरिएबल्स का सेट है उसको हमने S बोला है, जो भी वो एमिट कर सकता है। अब इसके अंदर वो कोई भी सीक्वेंस एमिट कर सकता है, मान लो x1 x2 अप टू xn भी कर सकता है, मान लो सिर्फ वो x1 x3 x4 ऐसे एमिट कर सकता है ना। फिर मान लो कोई वो xn-1 xn हो गया या xn-2 से स्टार्ट करके, तो एक तरीके से वो कोई भी सीक्वेंस जनरेट कर सकता है। यहाँ पर ये सेट के अंदर ये सारे सबसेट्स हैं, ठीक है। तो हमें केवल वो सेट लेने हैं जिनके अंदर जो वेरिएबल्स हैं, अगर उनकी हम प्रोबेबिलिटीज को ऐड करें तो लगभग वो क्लोज टू 1 आए निकल करके, प्रोबेबिलिटीज का समेशन। तो वो जो सेट्स होंगे, वो जो सबसेट्स होंगे, उनको हम बोलेंगे टिपिकल सेट। और जिनके अंदर जो सेट के अंदर जो सबसेट के अंदर रैंडम वेरिएबल्स हैं जिनकी प्रोबेबिलिटीज का सम करने पर वो 1 से काफी छोटे आते हैं या 1 के आसपास भी नहीं है, वो सारे के सारे नॉन टिपिकल सेट में आ जाते हैं। क्लियर हुआ हम क्या कहना चाह रहे हैं? थोड़ा बहुत क्लियर हुआ कि जो भी रैंडम वेरिएबल्स का सेट बन रहा है जो कि ये सोर्स जनरेट कर रहा है, ये सोर्स जो है कुछ एक साथ कई नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स को निकाल रहा है। तो जो जितने भी पॉसिबल सेट्स हैं, जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं, उनमें से वो सेट केवल लें जिनकी प्रोबेबिलिटीज का समेशन क्लोज टू 1 हो, उसको हम बोलते हैं टिपिकल सेट। और उसको हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे a लिख देते हैं, नीचे ऐसे एप्सिलॉन लगा देते हैं और ऊपर एक तरीके से पावर में n लिख देते हैं। ये होता है टिपिकल सेट का रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि अगर कोई सोर्स, वैसे मैं इस चीज को कल बल्कि डिस्कस कर लूं तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि तो पहले अटेंडेंस लें। और टिपिकल सेट को बताने में भी एक
पर टाइम लगेगा भी। अरे यार रजिस्टर का पेज कहाँ गया? माइक अपना बंद ही रखना सब लोग, एक बार मैं पहले अटेंडेंस ले लूं। ठीक है, अभी अटेंडेंस। चलो अटेंडेंस हो गई है, मैं इसको फिर से एक बार कंटिन्यू रख रही हूँ। देखो जैसे कि मैं एक एग्जांपल से बता रही हूँ, क्या स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा? अच्छा जैसे जल्दी से मैं एक चीज बता दे रही हूँ, क्या समझाना चाह रही थी। जैसे कि मान लो हम लोग कहते थे कि कोई सोर्स है जो कि इस तरीके के मान लो 3 सिंबल्स जनरेट कर रहा है, x1 x2 x3, है ना। तो मान लो पहले वाले सिंबल के जनरेट होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2, और दूसरे वाले की 1/4 है, और तीसरे वाले की भी मान लो 1/4 है ना। इन सबका समेशन तो 1 होगा, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि इनमें से, अब देखो ये इसकी वैल्यू है 0.25 है, इसकी भी वैल्यू है 0.25, और पहले वाले की वैल्यू हो गई 0.5। अब इन तीनों में से क्लोज टू यूनिटी कौन सा वाला है? इन तीनों में से क्लोज टू यूनिटी कौन सा वाला है? ये फर्स्ट वाला है। ये समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? और बाकी की दोनों क्या है? 0.25 0.25, ये 1 से काफी दूर है। तो इनमें से एक यही वाला जो हुआ सिंबल, इसको हम बोल सकते हैं कि ये टिपिकल सेट की कैटेगरी का है, समझ रहे? और बाकी दोनों जो यूनिटी से दूर हैं वो नॉन टिपिकल सेट की कैटेगरी के हैं। ऐसे ही मान लो ये डिस्ट्रीब्यूशन 1/2 1/4 ना हो करके मान लो एक रहा 0.8, एक रहा 0.1 और दूसरा भी रहा 0.1, तो अब देखो ये क्या है? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, क्लोज टू यूनिटी हुआ कि नहीं हुआ? इन सब में से सबकी बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हम नहीं कह सकते हैं कि हो, ठीक है। जो इसमें से 1 के ज्यादा क्लोज हो गया वो हमारा टिपिकल सेट की कैटेगरी में आ जाएगा, और जो नहीं है वो नॉन टिपिकल सेट की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो भी सिंबल्स जनरेट हो रहा है, टोटल जितनी पॉसिबिलिटी है वो एक तरीके से टिपिकल प्लस नॉन टिपिकल सेट दोनों के कॉम्बिनेशंस होते हैं। उसमें से कुछ टिपिकल सेट वाले जनरेशन होंगे और कुछ नॉन टिपिकल सेट वाले होंगे, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ओवरऑल जितने भी मतलब पॉसिबल है सिंबल जनरेट होने के सेट्स, वो सारे निकल आएंगे। क्लास को समझ में आया हम क्या बताना चाह रहे हैं? मैम थोड़ा सा ये इस एग्जांपल से भी नहीं समझ में आया तुम लोगों को कि क्लोज टू यूनिटी? हम तो बस इतना सा बताया कि जो यूनिटी के क्लोज हो जिसकी प्रोबेबिलिटी वो टिपिकल सेट में आता है, और जो यूनिटी के क्लोज नहीं होते हैं जैसे कि ये दोनों, वो नॉन टिपिकल सेट की कैटेगरी में होते हैं। 0.5 अगर, तो फिर वो क्लोज है या फिर नहीं है? क्या अगर मैम कोई वैल्यू आ रही 0.5, तो उसमें मैम यूनिटी के क्लोज में है या नहीं, क्योंकि ये तो मिड आपस में वैल्यू अगर होगी। कंपेयर करो तो एक तरफ 0.5 है और बाकी तरफ 0.25 है, तब तो क्लोज टू यूनिटी बोला जाएगा ना उसे। ओके मैम, तो मतलब मैक्सिमम और मतलब जितने भी हम लोग को दे रखे हैं एक्स की वैल्यू, उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वही हमारी क्लोज हाँ टू वन मतलब होगी। हाँ, एक तो ये, और फिर वैसे ये हमने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है, ये पहला वाला 0.5 वाला तो बस एक एग्जांपल समझाने के लिए लिया था। दूसरा वाला देखो इसमें तो दिख रहा है ना कि